स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सामाजिक वातावरण फिर से गर्म हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्म हो रही है। इसमें कहीं चिंता भी देखी जानी चाहिए और कहीं ये देखा जाना चाहिए कि मसले का हल निकल रहा है या फिर ये किसानों से जुड़ा मामला और पेचीदा होता जा रहा है। मेरे जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं ये सोरम चौपाल की है। सोरम चौपाल के बारे में मैं उत्तर प्रदेश के लोग हो सकता है कम जानते हो, पश्चिम के लोग जानते हैं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि 17वीं शताब्दी में रघुवंशी राजाओं ने खापों में बटे हुए समाज को एकत्र करने के लिए, उनमें एकता का सूत्रपात करने के लिए एक चौपाल का गठन किया। उसका नाम रखा गया सोरम चौपाल। ये सर्व खाप मुख्यालय है, यानी जितने भी खापों में बटे हुए समाज हैं जाट और गुर्जरों के, उन सबको एकत्र करके उनका एकता के सूत्र में पिरोने का स्थान है सोरम चौपाल, जो मेरे पीछे दिख रहा है। यह 17वीं शताब्दी की इमारत है जो मेरे पीछे दिख रही है। सोरम एक गांव है और उस गांव में बना हुआ ये हेडक्वार्टर है। तो खापों से रिलेटेड जब भी कोई बड़े फैसले लेने होते हैं सामाजिक, तब यहां पर एक पंचायत का आयोजन होता है और सभी खापों के चौधरी जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को सामाजिक रूप से अमली जामा पहनाया जाता है। वो पार्टी विचारधारा से विपरीत होता है और वो ऐसा बंधन है जिसको मानने के लिए सभी खापों का संकल्प है। यानी किसी भी पार्टी की विचारधारा, कोई और सोशल कमिटमेंट इस चौपाल से हुए निर्णय को डिगा नहीं सकते हैं। ये सर्व खाप मुख्यालय है सोरम चौपाल। 17वीं शताब्दी में रघुवंशी राजाओं द्वारा गठित किया गया की गई एक महान चौपाल। यह इसका इतिहास है। दरअसल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। लेकिन जाट और गुर्जर ऐसे समाज हैं जो अपना इतिहास नहीं भूलते हैं और जिन्होंने हमेशा सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। इन कम्युनिटीज को एंटी एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है, यानी सत्ता के विरोध में खड़े रहने वाले दमखम वाली कौम है ये। जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है वो पढ़ लें कि जाट और गुर्जरों के चलते 2 मुगल राजाओं को, मुगल सम्राटों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। एक को रास्ता बदलकर भागना पड़ा और दूसरे राजा को यानी अकबर को लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बदलने पड़े। यह एक स्वाभिमानी कौम है। यह आत्मसम्मान से लबरेज एक कम्युनिटी है जो मान और प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने में 1 सेकंड नहीं सोचते हैं। यह वो बहादुर कौम है जो पिछले 1200 सालों से देश में हो रहे हर आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी है, जिनका प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास पर हिंदुस्तान के हर नागरिक को फख्र करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इनका इतिहास आपको क्यों बता रहा हूं। यह जानना बेहद आवश्यक है कि यह कम्युनिटी अगर अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ रही है तो इनके इतिहास को जानिए कि इनका इतिहास क्या है। ये अपने मुद्दों पर दृढ़ रहने वाले लोग हैं। ये अपनी जुबान से कभी विचलित न होने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुबान दे दी तो अपने जुबान के लिए अपना शीश कटवाने के लिए भी तैयार हैं। ये वो प्राउड कम्युनिटी है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन्होंने खिलजियों को मोर्चा लिया, इन्होंने लोधियों से लड़ाई मोल ली, लेकिन कभी झुके नहीं। जो नहीं झुके, आज उनके पूर्वज भी गौरव से खड़े होकर इस आंदोलन को देख रहे होंगे। अब ये किसान आंदोलन नहीं, कोई जाट आंदोलन नहीं, कोई गुर्जर आंदोलन नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें जाट और गुर्जर शामिल हो, समाज के सभी वर्ग, चाहे जाटो हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ओबीसी कम्युनिटी हो, सब इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यह मसला दिनों दिन जिस प्रकार से पेचीदा होता जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। जिनके नाम पर मुजफ्फरनगर और शामली में चिराग जलते थे, आज वो अपने क्षेत्र में घूम नहीं पा रहे हैं।
अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जिन गांवों से बहुमत के वोट मिले उन्हें, आज उन गांवों की गलियों से वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री घूम नहीं पा रहे। जाते हैं तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और गांव में एंट्री नहीं मिलती है। भारी पुलिस बल के साथ जाना पड़ता है, उसके बावजूद नारेबाजी खिलाफत में होती है। लोग इस कदर नाराज हैं। यह कोई किसान आंदोलन नहीं रह गया, यह एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जिसमें समाज का हर तबका सम्मिलित है। पहले इसको नक्सलाइट आंदोलन कहा गया, फिर कनाडियन आंदोलन कहा गया, फिर खालिस्तानी कहा गया, फिर पाकिस्तानी कहा गया, और अब संजीव बाल्यान मुजफ्फरनगर में घूमकर कह रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। जबकि जो पीटे गए थे शोरम गांव में, उनमें से अधिकांश हिंदू हैं, और उनके घरों में जिस प्रकार के वायरल वीडियो आए हैं वो चिंता जताते हैं, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में उन किसानों के साथ मारपीट हो रही थी। लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर अभी तक नहीं लिखी है। इस बात को लेकर खापों में बेहद नाराजगी है, और 26 फरवरी को इसी शोरम चौपाल पे सर्वखाप चौधरियों की चौपाल लगने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है। उसमें निर्णय होगा आने वाले वक्त में इस आंदोलन में क्या किया जाए, और ये जो घटना हुई है शोरम में और भैंसवाल में, उसका क्या सामाजिक इंपैक्ट पश्चिम की राजनीति में पड़ा है, यह शायद पूरब के लोग, मध्य के लोग या लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी या नेता नहीं समझते हैं। इन दो गांवों में हुई घटनाएं यह बताती हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सामाजिक वातावरण बदल चुका है। यह एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। यह सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया है, यह जनता का आंदोलन हो गया है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंद कमरे में या फिर ईंट भट्टे में जाकर सभाएं करनी पड़ रही हैं। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी किसानों के साथ वार्ता का संबंध स्थापित पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। अचानक से पिछले 1 हफ्ते में जब से हाई कमांड से इन्हें डांट पड़ी, ये सब सक्रिय हुए। अब ये किसानों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि पहले इस्तीफा दो, फिर हमारे बीच आओ बात करने। अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो लखनऊ में मंत्री बने हुए हैं और जो दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, उनके समक्ष ये कि पार्टी के सामने अपनी उपयोगिता को साबित करना है। वो एक बड़ी चुनौती है। उसे कैसे साबित करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की चूक का ही खामियाजा है कि यह आंदोलन इतना ताकतवर हो गया है। तो अब इस मसले का हल निकालने के बजाय इसको डाइवर्ट करने की कोशिशें ये और घातक हैं और नुकसान करेंगी। जब तक आप इसे एक आंदोलन नहीं मानेंगे और इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे, इनको अपमानित करने की कोशिश करेंगे, इन्हें मारने की कोशिश करेंगे, इन पर पुलिस का से दमन कराने की कोशिश करेंगे, यह आंदोलन और भी मजबूत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से इस प्रकार के कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। यह किसानों का आंदोलन है, यह जनता का आंदोलन है। इसमें जो लोग रोटियां सेकने के चक्कर में बैठे हैं वो तो खामियाजा भुगत ही रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी भुगतेंगे। तो संजीव बाल्यान के नेतृत्व में जो इन दिनों अभियान चल रहा है संपर्क का, वो संजीव बाल्यान के लिए बड़ा दुखदायी है। मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में अच्छा खासा सामाजिक प्रभाव है संजीव बाल्यान का, लेकिन आज ये देखिए कि वक्त कैसे बदल गया है कि अपने ही गांव में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। शायद इस बात की कल्पना या इसका अंदेशा कभी कोई पॉलिटिशियन को नहीं होता है कि चलती हुई हवा अचानक से कैसे बदल जाती है। इसका एहसास बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम का वातावरण क्या कहता है, उसके राजनीतिक संकेत क्या हैं? जो अजीत सिंह टिकैत के रोने पर भी नहीं निकले, जो अजीत सिंह 3 महीने से घर पे थे नहीं निकले, सोरम पे हमला हुआ तो अजीत सिंह निकल के आए। क्यों? क्योंकि सोरम का दर्जा पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसान और सामाजिक राजनीति में मक्का मदीना जैसा है। सोरम और भैंसवाल का और सिसौली, इसलिए अजीत सिंह आए। इसलिए मीडिया से भी बात की उन्होंने
क्योंकि उनको पता है कि जिस सामाजिक ताने बाने ने उनको बाहर कर दिया था, अब शायद एंट्री का रास्ता भी उसी शोरम से मिलेगा, उसी सिसौली से मिलेगा। और मैं पहले भी कहता हूं और फिर कह रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो परिवार ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा भले ही ऊपर नीचे होती रही हो, लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है। एक टिकैत परिवार और दूसरा चौधरी चरण सिंह का परिवार। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है। ये राजनीतिक तौर पर भले ही कमजोर हो गए हों, लेकिन समाज में इनकी साख बहुत ऊंची है। तो क्या ये सोरम चौपाल में जो महापंचायत आयोजित होने वाली है, इसके परिणाम क्या होंगे? और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश शांत बैठा था, आंदोलन सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा था, संजीव बाल्यान और बीजेपी के नेताओं के और उत्तर प्रदेश सरकार के 2-3 मंत्रियों की हड़बड़ी और मिस हैंडलिंग से अब ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहा है। जो बीजेपी को नुकसान नहीं था वो और ये मंत्रियों की वजह से ये नुकसान हो रहा है। कारण क्या है? अगर ये खामोशी के साथ थोड़े विरोध को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते तो शायद बीजेपी को इस तरह का रिएक्शन नहीं मिला होता जो इन मंत्रियों की गलती के कारण मिला है। मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ बयान सुने, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा को कहा है कि आप लोगों को समझाओ जाके, तो दे शुड गो एंड दे शुड बी रेडी टू फेस क्वेश्चंस एंड हॉस्टिलिटी एंड ट्राई टू सेटिस्फाई देम, टेल देम। व्हेन दे वर आस्किंग गन्ने का दाम नहीं दिया क्या हुआ, तो आप नाराज क्यों हो रहे हो? तो फैक्ट है नहीं दिया, आप बताओ उनको क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। तो समस्याएं जो किसानों की हैं वो तो उठाएंगे, इतना परेशान है आदमी। आपने प्रशासन का इस्तेमाल किया उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो ये तो चलने वाला नहीं है। मेरी तो अपील है लोगों से, अपने मुजफ्फर की जनता से, कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। अगर ने पंचायतें करनी थी तो 2013 में करते हैं, जब सोरम में, जब इमरान उनकी चौकट पे हमें बेइज्जत किया गया, जब ये कहीं नहीं थे, जब ये कहीं नहीं आए। आज वो उन्हीं के साथ है, उन्हीं की पार्टी में है। क्या सोरम के लोग इस बात को, मुझे लगता है सोरम के लोग इस बात को नहीं बोल सकते, और न मैं इस बात को भूलने दूंगा कि हमारा अपमान किसने किया। मोदी जी कह रहे हैं कानून में नहीं लिखेंगे लेकिन भाव मिलता रहेगा, तो ऐसे जो है फरमान से और मुंह बोली बातों से किसान विश्वास नहीं कर रहे। बार बार किसानों को छला गया है, झूठ बोला गया है। लाल किले पे भी संबोधन में प्रधानमंत्री जब झूठ बोले किसानों को, आय दोगुनी करने की बात कही थी, वे झूठ साबित हुआ। 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात कही थी, वे झूठ साबित हुआ। कई ऐसे उदाहरण लोगों के आगे हैं। तो अब सरकार पे इस तरह के विश्वास जनता नहीं कर रही, किसान नहीं कर रहे। किसान कह रहे हैं जो हमने आंदोलनकारी जो लोग संगठन हैं, आप उनकी इज्जत करो, जो उनकी मांग, उन मांग को। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अजय वीर चौधरी राष्ट्रीय लोकदल से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से, ओपी यादव जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजवीर सिंह जादौन भारतीय किसान